देखो बच्चों शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा लोडेड स्प्रिंग। ठीक है, तो जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं हमने चार अलग अलग डायग्राम बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम किसका है? अनलोडेड स्प्रिंग का। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के है। स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका कितना है, या फोर्स कांस्टेंट कहिए, के है इसका। ठीक है, और हमने क्या किया है कि उस स्प्रिंग से हमने मास को अटैच कर दिया है। ठीक है, तो जब आप इस अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग से बेटा किसी एन मास को अटैच करेंगे, ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका मास हमने कितना लिया है बेटा? ब्लॉक का मास हमने लिया है एन, और हमने इसको इस स्प्रिंग से अटैच कर दिया है। एक अजम्पशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे, जो अजम्पशन है वो हमारा क्या है? assumption है बच्चे कि mass of spring is negligible. Mass of spring is negligible as compared to block attached to it. A block attached to it. इसके साथ जो हमने ब्लॉक अटैच किया है m मास का, उसके कंपैरिजन में स्प्रिंग का मास क्या है? नेग्लिजिबल है, हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग के साथ, जब स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं है, जब आप एक मास m अटैच करेंगे उसके साथ, तो स्प्रिंग में क्या आएगा? एक एक्सटेंशन आएगा। मान लीजिए उसकी अनस्ट्रेस्ड पोजीशन से स्प्रिंग के अंदर मास अटैच करने के बाद जो एक्सटेंशन आया उसको मैंने किससे डिनोट किया है? x नोट से डिनोट किया है। तो बच्चे ये एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, चार अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने स्प्रिंग की पोजीशन को नोट किया है। तो जैसे ही मैंने अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग के साथ मास को अटैच किया, वो मास की वजह से क्या आएगा? स्ट्रेच हो जाएगा, और उसमें जो स्ट्रेचिंग आई है वो x नोट आई है। ठीक है, मैंने एक इक्विलिब्रियम केस कंसीडर किया है जिसको आप फिगर 1 के अंदर देख सकते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम केस के अंदर क्या होगा कि स्प्रिंग के ऊपर इस मास के कारण जो फोर्स, मास के कारण जो वेट है, उस वेट के कारण स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन आया? x नॉट एक्सटेंशन आया। ठीक है, और जो वर्टिकल वेट है मास का वो कितना है? mg है। वर्टिकल वेट कितना है मास का? mg है। ठीक है, और हुक्स लॉ से हम क्या कहेंगे? हुक्स लॉ से हम ये कहेंगे कि स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन आया है वो एक्सटेंशन किसको जनरेट करेगा? एक रिस्टोरिंग फोर्स को जनरेट करेगा। जो रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? स्प्रिंग को वापस से उसकी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में ले जाने के लिए लगेगा। स्प्रिंग ये थी तो स्प्रिंग अब स्ट्रेच हो गई है इस मास को लटकाने की वजह से। तो अब स्प्रिंग के अंदर इस mg की वजह से ये स्प्रिंग स्ट्रेच हुई है, और स्प्रिंग में हुक्स लॉ के अंडर एक फोर्स लगेगा जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट मतलब वो अपने अनस्ट्रेच्ड पोजीशन से कितना कंप्रेस हुई है या कितना एक्सपेंड हुई है। इसके इस पे क्या हुआ है? एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? फिगर 1 के लिए हम कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं बच्चे? फिगर 1 के लिए हम कह रहे हैं कि फ्रॉम हुक्स लॉ हम क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स एक हमारा है डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, वो किसके बराबर है? स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है। या आप कहेंगे कि फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो इस फोर्स को मैंने क्या कहा है? F नॉट, और अनस्ट्रेच्ड पोजीशन से एक्सटेंशन कितना आ गया है? x नॉट। तो ये x नॉट हम इसको कह सकते हैं। हम इसको लिखेंगे किसके साथ? एक नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे क्यों लगाया है? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ x नॉट, डायरेक्शन ऑफ x नॉट is opposite to f नॉट। ये f नॉट क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। f नॉट क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स किसके अंदर आया है बेटा?
डायरेक्शन के एक्सटेंशन हो रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स आ रहा है। किससे लिखा हमने? m = -kx, हुक्स लॉ से हमने लिखा है। अब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब आप इस मास को स्प्रिंग से अटैच कर चुके हैं तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन भी आएगी। तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होगी? जब स्प्रिंग इस मास का वेट किसके बराबर होगा? स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, उसके बराबर होगा। तो ये जो फर्स्ट फिगर है ये किसको शो कर रहा है? ये फर्स्ट फिगर आपको ये शो कर रहा है आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को। और आप एक बात ध्यान देंगे कि इस स्प्रिंग मास सिस्टम का जो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो स्प्रिंग का क्या है? स्ट्रेच्ड केस है। जब आपने स्प्रिंग के साथ मास को अटैच किया तो स्प्रिंग स्ट्रेच हुई और एक पॉइंट ऐसा आया कि मास का जो वेट है वो किसके बराबर है? स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है उसके बराबर है। और वो कौन सा केस है? इक्विलिब्रियम का केस है। यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच्ड केस में है और उसके अंदर स्ट्रेच हमने कितना लिया हुआ है? x0 लिया हुआ है। किस केस में? इक्विलिब्रियम के केस में। ठीक है, तो फॉर इक्विलिब्रियम आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे मैं लिख के चल रही हूँ, कहाँ इस डायग्राम को तो हम इरेज नहीं करेंगे, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ फॉर इक्विलिब्रियम। फॉर इक्विलिब्रियम हम क्या कहेंगे कि वेट जो है वो हमारा किसके बराबर है? जो वेट mg है हमारा वो किसके बराबर रहेगा? इस स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स आ रहा है और स्प्रिंग के अंदर कितना फोर्स आ रहा है हमारा? F0 फोर्स आ रहा है। Fg = F0 क्या है? वर्टिकली अपवर्ड, Mg क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो F0 को आप क्या लिख सकते हैं? -kx0 आप लिख सकते हैं। ये सिचुएशन हमारी कौन सी है? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। ठीक है, तो k को आप यहां से क्या लिख सकते हैं? k आपका यहां पे हो जाएगा -mg/x0 और x0 आपका क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन से, सॉरी अनस्ट्रेच पोजीशन से जितना स्ट्रेच इसके अंदर आया है इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचने के लिए ये x0 है। तो ये क्या है? आपका x है, फोर्स कांस्टेंट, दैट इज -mg/x0। ये सिचुएशन कौन सी है? हमारी फिगर 1 के लिए है। जब हमारा केस कौन सा है? एक्सटेंशन का केस है, सॉरी इक्विलिब्रियम का केस है। ठीक है, अब देखिए, अब ये होगा क्या? जैसे ही आपने स्प्रिंग के साथ मास को अटैच किया तो अब वो मास क्या करेगा? इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करने लगेगा। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, ऊपर नीचे ऐसे इस पोजीशन के अबाउट क्या करेगा बेटा? ऑसिलेट करेगा। ठीक है, मास स्प्रिंग के साथ अटैच है तो जब वो ऑसिलेट करेगा तो एक भी सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी जब स्प्रिंग कहां चला जाए? कंप्रेस हो जाए। क्यों? क्योंकि मास तो स्प्रिंग के साथ हमेशा अटैच है। जब तक मास स्प्रिंग के साथ अटैच रहेगा स्प्रिंग किसी सिचुएशन में तो जा नहीं सकता। स्प्रिंग क्या रहेगा? स्ट्रेच ही रहेगा। तो वो स्प्रिंग किस तरीके से होगा? स्ट्रेचिंग इसकी, ये मास ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो कभी वो इसके नीचे आएगा ऑसिलेट करता हुआ और कभी कहां जाएगा? इससे ऊपर जाएगा। लेकिन जो इसकी अनस्ट्रेच्ड जो पोजीशन है उससे वेट हमेशा क्या रहेगा? नीचे रहेगा। ये बात हम याद रखेंगे। ये क्या है? इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हमने दूसरे इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखा, हमने क्या देखा कि जो स्प्रिंग है उसके अंदर और ज्यादा एक्सटेंशन आ चुकी थी, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से और नीचे जा चुकी थी। तो ये x0 स्ट्रेच था, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर स्ट्रेच था अनस्ट्रेच्ड पोजीशन से। अब जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना नीचे चली गई है? x और नीचे चली गई है तो टोटल एक्सटेंशन स्प्रिंग के अंदर कितना हो जाएगा? x0 + x। इस सिचुएशन के लिए स्प्रिंग के अंदर टोटल एक्सटेंशन कितना होगा? ये इसकी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन थी, यहां तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रेच आया था? x0। यहां तक पहुंच, यहां से यहां तक कितना स्ट्रेच आ गया? x। टोटल स्ट्रेच कितना आ गया? x0 + x आ गया। तो जब हम इस सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, सेकंड सिचुएशन को जब हम डिस्कस करेंगे तो सेकंड सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि सेकंड फिगर के लिए मैं कह रही हूं जो नेट स्ट्रेच है स्प्रिंग
का जिसको मैं x3 से लिख रही हूँ वो कितना हो गया बेटा x0 प्लस x। ये इसकी अनस्ट्रेच कंडीशन थी, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रेच आया x0। अब वो इक्विलिब्रियम x नीचे चली गई तो अनस्ट्रेच पोजीशन से लेके यहाँ तक टोटल स्ट्रेच कितना आ गया x प्लस x का स्ट्रेच आ गया, टोटल स्ट्रेच कितना आ गया x0 प्लस x आ गया। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि हुक्स लॉ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, हुक्स लॉ से हम क्या कहेंगे कि जो फोर्स होगा स्प्रिंग के अंदर, इस सिचुएशन में स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है इस सेकंड फिगर थर्ड फिगर में, थर्ड के लिए हम लिख रहे हैं बच्चे, सेकंड के लिए तो हम कर चुके हैं ना, थर्ड के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी मैंने गलती से सेकंड बोल दिया था। थर्ड फिगर के लिए जो फोर्स ऑफ हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग फिर से हुक्स लॉ लगाओगे तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स आएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके अंदर जो एक्सटेंशन आया है वो विद नेगेटिव साइन, क्योंकि फोर्स किधर लगेगा, जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग एक्सपेंड हो रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो जो फोर्स है मैंने उस फोर्स को क्या कहा है F ऑफ A, वो किसके बराबर होगा K इनटू में नेट स्ट्रेच कितना है x0 प्लस x। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का जो है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है तो साइन क्या होगा माइनस साइन होगा। ठीक है, तो F ऑफ A आपका क्या बन गया माइनस के x0 माइनस का के x, यही बन गया ना। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको लिख सकते हैं कि F ऑफ A प्लस F ऑफ A, इसको क्या लिखेंगे F ऑफ A प्लस के x0 इज इक्वल टू माइनस के x। F ऑफ A प्लस के x0 इज इक्वल टू माइनस के x हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ से देखा था, यहाँ से फर्स्ट इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन से हमने देखा था कि जो के x0 है वो किसके बराबर है, के x0 किसके बराबर है माइनस x0 के बराबर है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे f0 किसके बराबर है mg के बराबर है। तो आप क्या कह सकते हो, दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू kx0 के बराबर है। इक्विलिब्रियम सिचुएशन से हम इसको लिख सकते हैं ना, तो इसको आप इस इक्वेशन पे जब पुट करोगे, ठीक है, इसको बोल दीजिए आप, मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। यूजिंग सेकंड एंड फर्स्ट, यूजिंग सेकंड एंड फर्स्ट जब आप करेंगे तो आप क्या पाएंगे f ऑफ a माइनस mg इज इक्वल टू माइनस kx। ये आपका क्या है, ये आपका f1, इसको मैंने क्या कहा बेटा f1, यानी कि स्प्रिंग के ऊपर जो आपका नेट लग रहा है इस सिचुएशन में वो आपका कितना लग रहा है माइनस kx लग रहा है। कितना लग रहा है माइनस kx लग रहा है, और कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये क्या है माइनस kx है, नेट अपवर्ड फोर्स। क्योंकि देखो स्प्रिंग में क्या आया था स्ट्रेच आया था ना, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्ट्रेच आया था, तो इस स्ट्रेच के कारण जो फोर्स आया था वो कितना आया था F ऑफ A, और वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्ट्रेच आउट हुई थी। तो हमने इस फॉर्मूले को इसमें पुट किया और हमारे पास नेट रिजल्ट आया कि इस सिचुएशन के अंदर जो अपना नेट फोर्स है स्प्रिंग के ऊपर वो क्या है F ऑफ A माइनस mg दैट इज इक्वल टू माइनस kx। F ऑफ A क्या लग रहा है नेट अपवर्ड फोर्स है, और mg आपका क्या है नेट डाउनवर्ड फोर्स है। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है माइनस ऑफ kx। माइनस ऑफ
लगेगा, ठीक है, और कितना लगेगा, -kx लगेगा। ये थर्ड सिचुएशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ के लिए। देखो बच्चे, फोर्थ सिचुएशन ये वाली है। तो फोर्थ सिचुएशन एक बार देखो, ये क्या है, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये क्या है, स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जो अनस्ट्रेच पोजीशन से कितनी है, x नॉट। अब की बात जो स्प्रिंग है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना ऊपर चली गई, x ऊपर चली गई। कितना ऊपर चली गई, x ऊपर चली गई। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितने की बची, x नॉट माइनस x की डिस्प्लेसमेंट बची। कितने की डिस्प्लेसमेंट बची, ये x नॉट क्या थी, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्प्रिंग किधर आ गई, x ऊपर आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग के अंदर ये जो स्ट्रेच है, अनस्ट्रेच पोजीशन से स्प्रिंग के अंदर ये जो स्ट्रेच है, ये कितना है, x नॉट माइनस x का स्ट्रेच बचा है। तो नेट स्ट्रेच फोर्थ केस के अंदर आपका जो नेट स्ट्रेच है वो कितना है बेटा, x माइनस x नॉट का। कितना स्ट्रेच है बच्चे, x माइनस x नॉट का। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है मैं उसको F लिख रही हूँ, जो आपका क्या होगा, माइनस के x माइनस x नॉट। इसको आप क्या लिखोगे, माइनस के x माइनस x नॉट आप लिखोगे। तो ये आपका क्या बन गया, F माइनस प्लस के x नॉट इज इक्वल टू माइनस के x, सॉरी प्लस बनेगा, ये प्लस बन गया, इधर आकर ये क्या बन गया, माइनस के x नॉट बन जाएगा। और फिर से आप इसको यूज करोगे, f नॉट आपका किसके बराबर है, ये माइनस के x नॉट के बराबर है। f नॉट अगर आपका माइनस के x नॉट के बराबर है तो fb प्लस mg इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के x आएगा। इस सिचुएशन के लिए आप क्या लिख सकते हो, फोर्थ सिचुएशन के लिए हम क्या लिखेंगे कि ये इस तरीके की सिचुएशन है हमारी। ओ सॉरी, ये उल्टा लिख दिया, जो स्ट्रेच है वो x माइनस x नहीं है, वो x नॉट माइनस x है। तो माइनस के x नॉट माइनस x हमारा स्ट्रेच है, उस क्लास से हमने ये लिखा। तो माइनस के x नॉट प्लस के x, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारी आ जाएगी। इसको हम मैं रीअरेंज करके लिख रही हूँ, समझ आएगा आपको। आप इसको लिख सकते हैं के x नॉट माइनस के x नॉट माइनस fb इज इक्वल टू माइनस के x इज इक्वल टू माइनस के x एज के x नॉट इज इक्वल टू माइनस mg। के x नॉट इज इक्वल टू सॉरी के x नॉट इज इक्वल टू प्लस mg। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं माइनस के x नॉट इज इक्वल टू mg। ये इधर आके हो गया प्लस का ये f इज इक्वल टू mg प्लस kx। दिस implies माइनस kx इज इक्वल टू mg माइनस f। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप माइनस के x नॉट को क्या लिखेंगे, mg। यहाँ पे माइनस के x नॉट है, इसकी जगह लीजिए mg। रीअरेंज करेंगे, माइनस के x इज इक्वल टू mg माइनस के भी आ जाएगा, mg माइनस के f सॉरी mg माइनस f भी हमारा क्या है, हमने फोर्स माना हुआ है, स्ट्रेच के कारण इस केस में फोर्स माना हुआ है। तो आप क्या कहेंगे कि जो नेट फोर्स है आपका, Fp आपका किधर लग रहा है, ऊपर, और mg आपका किधर लग रहा है, नीचे। तो इस सिचुएशन में हमारा डिफरेंस इस तरीके का है कि mg माइनस fb क्या है, माइनस x नॉट है, ठीक है। यानी कि mg आपका क्या है, इस सिचुएशन में बड़ा है, और fb आपका क्या है, छोटा है। और दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, माइनस के x नॉट के बराबर है। यानी कि इस सिचुएशन में भी आपका जो नेट फोर्स है, आपका नेट फोर्स
ग्रेटर देन एफ बी है। इस सिचुएशन में एम जी क्या था, लेस देन एफ ओ बी था। ठीक है, तो हमने ये देखा कि लोडेड स्प्रिंग के इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब भी उसका ऑसिलेशन होगा, ठीक है, ये लोडेड स्प्रिंग क्या करेगी, इस मीन पोजीशन, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट क्या करेगी, इन दो एक्सट्रीम पोजीशन से लेके क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मीन पोजीशन के अबाउट। और हर सिचुएशन में जो फोर्स लगेगा वो आपका कितना लग रहा है, माइनस के इनटू में जो अपना डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग के अंदर उसकी अनस्ट्रेच पोजीशन से वो। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, कंक्लूजन हम यहाँ से देंगे कि लोडेड स्प्रिंग के ऊपर, लोडेड स्प्रिंग के ऊपर जो हमारा फोर्स है वो क्या है, कंक्लूजन हम देख सकते हैं कि फोर्स ऑन लोडेड स्प्रिंग, loaded spring is always minus kx, that is upward force। तीन केस देखे ना हमने, ये तो इक्विलिब्रियम का था, इसमें भी फोर्स, नेट फोर्स क्या आया था, F1 माइनस kx आया था, जो इसमें भी नेट फोर्स क्या आया, F2 जो किसके बराबर था, mg माइनस fb, और किधर लग रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, नेट अपवर्ड फोर्स है, जो ऑलवेज कितना है, माइनस kx है, और x हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो हम क्या लेके चल रहे हैं, x लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम क्या कहेंगे, मास इनटू जो डिस्प्लेसमेंट dx2 dt2 वो किसके बराबर है, नेट फोर्स के बराबर। नेट फोर्स कितना है, माइनस kx है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, d2x by dt2 is equal to minus k by mx। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये इक्वेशन किसकी है, इस तरीके की इक्वेशन किसकी होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की होती है। ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बन गया। तो जब आप इस इक्वेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बेसिक इक्वेशन है इससे कंपेयर करेंगे तो जो ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर हमारा किसके बराबर है, k बाय m के बराबर है। तो ओमेगा हमारा यहाँ से क्या आ गया, अंडर रूट k बाय m आ गया। ओमेगा हमारा क्या आ गया बच्चों, यहाँ से अंडर रूट k बाय m। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई बाय ओमेगा कितना आ जाएगा, 2 बाय अंडर रूट m बाय k। ये क्या आ गया, टाइम ऑसिलेशन फॉर लोडेड स्प्रिंग, जहां पे m क्या है बच्चे, m है हमारा मास ऑफ द लोड अटैच्ड टू द स्प्रिंग। ठीक है, हमने यहाँ से क्या देखा कि टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्प्रिंग के अंदर कितना स्ट्रेच हो रहा है, इस बात पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ से बताओ अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, ये चार केसेस थे हमारे। ये कौन सा था, अनस्ट्रेच केस था, ये कौन सा था, इक्विलिब्रियम केस था। हमने देखा अपने इक्विलिब्रियम केस से स्प्रिंग जब भी मूव करती है, ऑसिलेट करती है उसके अबाउट, तो स्प्रिंग पे हमेशा जो एक फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है, वो अपवर्ड फोर्स लगता है, जो किसके बराबर होता है, फोर्स कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में है, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो फोर्स क्या है हमारा, माइनस kx है हर केस के अंदर, इन दोनों केस के अंदर। ये तो इक्विलिब्रियम का था। ठीक है, और मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स क्या है, माइनस kx। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने लगा दिया। यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस k बाय mx। इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन कहेंगे हम, जो हमारी किस तरीके की दिख सकती है। इन दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आपको मिलेगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k बाय m, ओमेगा आएगा अंडर रूट k बाय m। तो t आपको कितना बन जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 बाय अंडर रूट m बाय k। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द
डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। और लोडेड स्प्रिंग के केस में जो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो स्प्रिंग का स्ट्रेच्ड केस है। याद रखिएगा, स्प्रिंग का जो स्ट्रेच्ड केस है, स्प्रिंग अनस्ट्रेच, एक्स नॉट स्ट्रेच होने के बाद जो सिचुएशन आई है वो इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इटसेल्फ ए स्ट्रेच्ड सिचुएशन, इज ए एक्सटेंडेड सिचुएशन ऑफ द स्प्रिंग। ये बात आप याद रखिए, ठीक है।